हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करें एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 13 कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें प्लीज जरूर देखें। और आज ये 14 प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल 2025 की 13 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट से लिया गया है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको कितने सही करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और कितने सही क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें 5 दे रखे हैं, फिर 4 आएगा, 4 बार आएंगे, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो कितनी हुई ये? 5 20, फिर 2 हासिल तो 16 2 18 8। ये देख लो लास्ट वाली कौन सी है, ये रहा। ऑप्शन ए होगा। लास्ट वाली 2 डिजिट में सब में 0 है, लेकिन इसमें ये आ रहे हैं 8, तो ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे भी कर सकते हैं, यदि 4 3 12 और एक ऊपर आएगी 13, 13 हो गया, और ये कितने होंगे 9, और लास्ट में एक ही बच रहा है 4, तो हो गए। ठीक है, आगे समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए कि 1/2/5 प्लस 2.6 माइनस 133/4। तो इसका हल क्या होगा? तो पहले इसको हल करिए तो क्या होगा? 5 और 3, 5 और 2 7/5 प्लस 2.6, तो ये लिख सकते हैं 4 और 3 7/4 माइनस यहाँ पर बटे 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1.4 प्लस 2.6 ये आ रहा है, माइनस ये कितना होगा? 4 का भाग दे 7 में, तो कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 3 शेषफल बच रहे, तो फिर कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 बार, और फिर 5 बार। आ गया। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर कितना है? 1.4। ठीक है, तो ये कितना होगा? 4 माइनस 1.75, तो क्या होगा यहाँ पर? 2.25, यानी 2.25 आ जाएगा। 4 में से एक हटाएंगे तो 2.25, तो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए यदि 1/3 माइनस अंडर 8 माइनस 1/8 माइनस अंडर 7 प्लस अंडर 7 माइनस अंडर 6 और माइनस इसके आगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखो 1/, इसको अंडर 9 माइनस अंडर 8 माइनस 1/8 माइनस अंडर 7 प्लस 1/7 माइनस अंडर 6। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 माइनस अंडर 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 माइनस अंडर 4 लिख सकते हैं। 2 का अंडर 4 का मान 2 होगा, और इसी प्रकार 9 का 3 होगा, और यहाँ पर ये। अब देखो पहले इसको लेते हैं, पहले पहले वाली को देखो। यहाँ पर देखो अंडर 9 माइनस अंडर 8 है। इसका यदि हम परिमीकरण करें अंडर 9 प्लस अंडर 8, यहाँ पर क्या होगा? अंडर 9 प्लस अंडर 8। ये देखो अब क्या बन रहा है, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसका वो करें तो ये कि ऊपर तो ये देखो दे रखा है अंडर 9 प्लस 8, नीचे क्या दे रखा होगा? तो इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका स्क्वायर करेंगे अंडर 8 का, तो क्या होगा? -8, तो क्या होगा? 1। नीचे तो 1 हो गया, और ऊपर वाला इसे इसे अंडर 9 प्लस अंडर 8/1। इसी प्रकार देखो इस सभी एक में ही है। देखो इसका 7 का स्क्वायर, 7 माइनस 6 करेंगे तो सभी एक आ रहा है, तो यानी इसकी जगह हम, इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं अंडर 9 प्लस अंडर 8। तो यहाँ पर लिखें अंडर 9 प्लस अंडर 8। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर 8 प्लस अंडर 7। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो अंडर 8 माइनस अंडर 7, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस दे रखा ही है। अंडर 7 प्लस अंडर 6, फिर वहां पर माइनस है, तो अंडर 6 माइनस अंडर 5, तो प्लस अंडर 5 माइ प्लस अंडर 4। आ गया। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल, और ये इससे, और ये इससे, तो क्या बचा? अंडर 9 प्लस अंडर 4। ये क्या हुआ? 3 प्लस 2 कितना होगा? 5, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका में 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। ये देखो इसमें क्या देखा? दो ये है और 2 है। हम ये मान लेते हैं ये तो है फुटबॉल, फुटबॉल वाले, और ये है बास्केटबॉल के वाले। और यहाँ पर क्या दे रखा है? फुटबॉल प्ले फुटबॉल दोनों दे रखा है। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कितने हैं? 25। हम क्या करते हैं, ये दोनों हैं मेन में 25।
प्ले फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल। वो फुटबॉल तो खेल रहे हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं, तो कितने हैं 45। तो ये क्या होगा, फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन बास्केटबॉल नहीं, ये 45। प्ले बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, कितने होंगे 35। और 15 जने कुछ भी नहीं खेल रहे। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल। फुटबॉल 30 45 तो ये 45 तो ये और 25 ये भी फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा 10 और 4 2 छक 70 अनुपात। हमें क्या चाहिए बास्केटबॉल, बास्केटबॉल 35 तो ये और 25 ये भी खेल रहे हैं क्योंकि दोनों खेलते हैं, तो दोनों में बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, तो दोनों को जोड़ो तो कितना होगा 60। तो क्या होगा 7:6, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद मीरा ने 40,000 और जोड़ दिए, उसी समय टीना ने 20,000 निकाल लिए। एक वर्ष के अंत में लाभ का हिस्सा बांटने का अनुपात। तो देखो टीना और ये है मीना। टीना ने कितने 1,00,000 और इसने 80,000 के साथ व्यवसाय किया। 6 महीने के बाद यानी ये तो रहे के बाद 40,000 मीरा ने, ये मीरा है, मीरा ने कितने 40,000 जोड़ दिए, तो इसमें कितने जोड़े प्लस 40,000। ठीक है, ये तो पूरे 12 महीने रहे, और ये भी ये 6 महीने के लिए। 80,000 तो पूरे 12 महीने के लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 12, और ये 6 महीने के लिए। उसी समय टीना ने 20,000 निकाल दिए, तो ये तो रहे 6 महीने। उसमें से 1,00,000 में से 20,000 निकाल लिए, तो अब कितने बचे 80,000। इसने 80,000 रख लिए, अब कितने महीनों के लिए है 6 महीनों के लिए। एक वर्ष के अंतर, एक वर्ष कंप्लीट हो चुका है, तो अब करते हैं इनको। देखो ये 3 4 0, यहाँ पर भी 3 और 1 4 0, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 1 0 रहेगा, सॉरी 4,000 लिखा, ये 40,000 होंगे। तो यहाँ पर हाँ 40,000 होंगे, तो ये आ गया। और क्या कट रहा है 6 से, देखो 6 से ये 6 कैंसिल, ये प्लस में है तो बीच में प्लस दोनों की तरफ कटना होगा 6, तो यहाँ पर भी 6 और ये 2। और क्या कट रहा है 2 से कट रहा है, ये 2, ये कितने बार 5 बार, जितना काट सकते हो उतने काट लेना चाहिए। यहाँ पर क्या बच रहा है 4, और यहाँ पर कितना बच रहा है 2, यहाँ पर 2 आ गया। तो अब इनको जोड़े तो 5 5 प्लस 9, और इनटू में तो कुछ ये तो कितना होगा 9 अनुपात। और क्या दे रखा है यहाँ पर तो कुछ ही नहीं बचा, 8 प्लस 2 ये बच रहा है, तो क्या होगा 10। 8 तो यहाँ पर है 8 बच रहा है, और 2 यहाँ पर, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। ये क्या होगा 9:10 में उनको लाभ को बांटना होगा, तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 20,000 का निवेश करता है जबकि बी 30,000 का निवेश करता है। ए को प्रबंधक के रूप में प्रबंधन के अतिरिक्त 20% मिलता है, तो कुल लाभ 60,000 है, तो ए का हिस्सा। ए और बी है, ये कुल कितने 20,000, ये तो 20,000 लगाता है और ये लगाता है 30,000। ठीक है, तो अब इनका इस अनुपात में कटेंगे तो लाभ होगा इनका होगा 2:3 में। जो भी इनको लाभ होगा वो 2:3 में, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि ए है ना थोड़ा ज्यादा काम करता है, इसके लिए उसे जो लाभ मिलता है, जो कुल लाभ होगा उसका 20% एक्स्ट्रा उसको दे दिया जाएगा। पहले 20% निकालेंगे, फिर जो बचा उसको 2:3 के बारे में बांट लेंगे। तो मान लो इसकी सेल है 20%, तो प्रॉफिट में से होगी, तो हमें क्या प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना 60,000। हमें चाहिए 20% यानी 1/5, तो कितना होगा 12,000, यानी 12,000 तो वो एक को उसका प्रबंधक के लिए अतिरिक्त मिलता है, तो 12,000 तो मिल गए एक को। अब कितने बच रहे हैं 45,000। और प्रॉफिट कितना बचा शेष, शेष प्रॉफिट कितना हुआ, कितना बचा 60,000 था, उनमें से 12,000 तो ए ने ले लिया, तो कितना बचा 48,000। ये 48,000 है ना वो 2:3 के रूप में ए और बी को मिलेंगे, तो कितना होगा 5, टोटल कितना हुआ 5। 5 का मान दे रखा है हमें 48,000, है ना। अब ए का मान ज्ञात कर लेते हैं, 2 का मान, तो क्या करते हैं 48,000 इंटू 2 का मान चाहिए, और 5 का दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं 2 से और इंटू करते हैं, और इसको 2 से एक और सरल होगा 10, यानी ये 0 कैंसिल, 4 से इसको इंटू कर देते हैं, तो 0, यहाँ पर भी 0, तो 4 8 चौक 32, 2 और 3 यहाँ पर, तो 4 चौक 16, 16 और 3 नहीं 19,
यानी 19,200 तो उसको वो मिल गए, इसका प्रॉफिट का शेयर, और 12,000 ये तो हमें एक का ही पूछा है, तो 12,000 और इसमें जोड़ देते हैं। कितना हुआ? 0 0 यहाँ पर 2, ये कितना होगा 1, ये 3, 31,200, यानी ऑप्शन सी। तो आपने पहले क्या किया, अनुपात फिर प्रॉफिट का 20% एक को पहले दे दिए, अब जितना बच रहा है उसका निकाल लिया, फिर निकाल के 31,200 हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज कुछ पारियों का औसत स्कोर 44 है, यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है। कितना? पहले 44 था, 48 होता है, पहले उसने कितनी पारियां खेली थी? मान लो तो वो एक्स पारी खेलता है और उसका औसत है 44, ठीक है। फिर क्या होता है, एक पारी यानी अगली पारी 1 प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा x+1, उसमें कितना हो जाता है उसका 48 औसत। यहाँ पर कितना हुआ चेंज? 4, और उसने कितने 132। तो क्या करते हैं, ये जो 4 है ना, इसको कर देते हैं इससे इंटू, तो कितना होगा 4x प्लस ये 1 है ना, इस 1 को इससे इंटू कर देते हैं, तो क्या होगा 48 बराबर कितना, कितने रन बनाए उसने? 132, 132। तो 4x बराबर 132 में से 48 माइनस करने हैं, तो कितना होगा 4, और 2 में से तो ये कितना होगा 8, 84 हो गया। 4x का मान कितना दे रखा है 84, x का मान कितना होगा, उसने पहले कितने x का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा 41, यानी उसने 21 पारियां खेली थी पहले, देखिए ऑप्शन कौन सा होगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 70 है, पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 60 है, अगली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के 25% अधिक है, 11वीं संख्या और 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से 4 ज्यादा है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 13 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 70, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 16, अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं का औसत ही 25% अधिक है, तो हमें ये 60 दे रखा है, इससे 25% अधिक है, 25 को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी एक अधिक है तो 5/4, ये कितनी बार कटेगा 15, 15 5 75, यानी इसका 75 होगा औसत, यानी अगली संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 75, ठीक है। आगे 11वीं 12वीं 13वीं संख्या के बारे में ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको तो हटा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये इससे कितनी कम है, ये टोटल 70 है, मान लो अगली संख्या भी अगली की 70, वो भी 70 होगी, सभी का औसत 70 है, लेकिन यहाँ पर कितना कम हो रहा है 10, कितनी संख्याओं पर 5, यानी माइनस, और यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस की 5, कितना 25, यहाँ पर प्लस 25, तो कितना हुआ, तो माइनस कितना हुआ 25, यानी इन संख्याओं में से हमें 25 भी माइनस करना होगा। तो हम मान लो तीनों की संख्याओं का योग कितना होगा, हम 70 70 मान लिए तो 210, लेकिन 210 नहीं हो सकता, उसको क्या करना होगा पहले -25 भी कर, ये माइनस है, इसको माइनस करना है तो -25, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 210 में प्लस करना होगा हमें 25, तो कितना हो गया 235, कितना हो गया यहाँ पर 235, यानी तीनों संख्याओं का योग हमारे पास आ गया 235। अब आगे करते हैं, संख्याओं के 25%, 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 11वीं संख्या है ना 13वीं संख्या मान लेते हैं हम x है, मान लिया x, तो 11वीं संख्या क्या होगी, ये तो 13वीं होगी, और 11वीं क्या होगी, ये तो 13वीं हो चुकी, 11वीं क्या होगी 13वीं में से संख्या में से 6 माइनस, और 12वीं संख्या है ना 12 वाली, वो है कितनी 13वीं संख्या, मान लिया हमने x से 4 अधिक, तो x+4 होगी, आ गई। हमें क्या चाहिए 11वीं और 12वीं, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा 2x आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा -2 बट्टे औसत के लिए 2, तो ये कितना होगा x-1, ठीक है, x-1 होगा। इन तीनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है हमें 235, तो इनको जोड़ें तो क्या होगा 3x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 2,
बराबर कितना देखा 235। तो कितना होगा 3x बराबर 235 प्लस 2 कितना होगा 237। तो x बराबर कितना होगा 7 9। x का मान आ गया 7 9, तो हमें चाहिए x माइनस वन का मान, तो x माइनस वन का क्या होगा 78, यानी उनका औसत क्या होगा 78। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चुनाव में 80% पात्र मतदाताओं ने पहले वोट डाले, इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए। यदि विजेता उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, कुल वैध वोटों का 60% था। यदि तो उस चुनाव में नामांकित पात्र मतदाताओं की संख्या कुल संख्या कितनी थी? हमें कुल की संख्या याद करनी है। मान लिया कि हमने 80% यानी मान लिया उनकी संख्या x है। x में से उसने कितने कितने मतदाताओं ने वोट डाली 80%। आ गया यहाँ तक। इनटू उसमें से 5%, ये तो पूरे 100% होंगे, उसमें से 80% डाले उनमें से, जो इनमें से यानी जो ये हैं उसमें से 5% निकल गए, तो कितने बच रहे हैं इनमें से 95% बचे, तो 95/100 इंटू तो उस विजेता को ये जो आ चुके हैं वोट बचे शेष बच रहे हैं जो काट के 5% भी हमने निकाल दिया। पहले तो 100 था मान लो, उसमें से 80, फिर ये 80 आ रहे हैं ना, उसके 95% वोट डाले और उसमें से भी उसको 60% वोट मिले हैं। 60%/100 कितने हैं, 60% का मान दे रखा है 11400। अब इसको काटते हैं, तो ये जीरो से ये और इससे ये, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये 6 से कितनी बार कटेगा बताओ, तो ये कटेगा कितनी बार, तो 6 एक बार और दो दो वो क्या बचेगा 5 बच गई, कितनी बार ना 19, 19 और 19 से चलो पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा 1900, 19 से ये कितनी बार 5 बार, ठीक है 19×5 = 95, यानी ये 5 बार कैंसिल, ये कितना होगा 40, ये 40 होगा दोनों, है ना। 8 और 5 को इंटू करेंगे यहाँ पर 40 40, तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, और ये 4 से कितनी बार 25 बार ये कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 25, और एक जीरो तो ये है ना, और दो जीरो ये, यानी 25,000 कुल वोट कितना होंगे 25,000, तो ऑप्शन सी। आगे समझ में, पहले हमने 80% मतदाता 80% बच्चे उसका 5% अवैध वोट नहीं अवैध हो गए हैं, तो कितने बचे उसके 80% वोट का 95% वैध, ये 95% जो ये टोटल आ चुके हैं इतने, ये इसका 60% वोट मिले हैं उसको, ठीक है आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 18% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2,862 है। मूलधन ज्ञात करना है, कितनी देर की है 18%, 18% देर की दर, वर्ष कितना है 1.5, यानी पहले वर्ष तो 18% लगेगी, और अगले वर्ष कितना है हाफ ही है, यानी एक वर्ष के लिए, और तो एक पूरे वर्ष के लिए 18%, तो आधे वर्ष के लिए कितना होगा 9%, यानी पहले वर्ष तो लगेगा 18%, फिर अगले वर्ष के लिए 9% ही हो जाएगा, क्यों आधे वर्ष के लिए ही है। तो हम क्या करते हैं, अब इनको जोड़ के हम इसकी कि कितना परसेंट ब्याज लगेगा वो देख लेते हैं, तो यह क्या होगा 18+9 प्लस 18 × 9/100, ये कितना होगा 27, प्लस ये कितना होगा 86 × 2 2, कितनी बार ये 100/100 है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना होगा 28.62, यानी इतना प्रतिशत ब्याज लगी, इतना प्रतिशत उसकी वो होगी हमारे पास की दर हो गई कि इतना परसेंट उसके 2 वर्ष में 1.5 वर्ष में इतना परसेंट ब्याज लगेगा। इन दोनों को जोड़ लिया, तो हम क्या करते हैं मान लो उसका मूलधन था x, उसके 28.62% का ब्याज लगा इंटू 100, इस पॉइंट को हटाए, यहाँ से पॉइंट को हटाए तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, और बराबर में कितने देर के 2,862, यहाँ पर कितने देर के 2,862, तो यहाँ पर 2862, तो इससे ये कैंसिल, तो x का मान कितना दे रखा है 10,000, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ गया, पहले हम चाहिए
इसकी ये जो दर दे रखी है उसको हमने 1.5 वर्ष की दर एक जगह ही निकाल ली, क्यों? चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज लगता है, तो उससे हमने दोनों को निकाल लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित राशि का 16 से 2/3 प्रतिशत दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1270 है, तो वार्षिक पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है? 3 वर्षों के लिए है, तो हमें सब वो चाहिए। तो हमने क्या करना होगा? हम क्या मान लेते हैं, ये 16 से 2/3 है, इसको क्या लिख लिख सकते हैं? 1/6 हम मान लेते हैं मूलधन है, इसका क्यूब मान लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यानी मूलधन मान लिया हमने 216। तो हम क्या करते हैं? अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो 1/6 यानी 216 कितना होगा? 36। तो दूसरे वर्ष में क्या होगा? 36, और तीसरे वर्ष में 36 प्लस 36 का कितना होगा? 6, इसका 6 हो गया। और अगले साल क्या होगा? इसका कितना होगा? 216 का तो ज्ञात कर लिया, 36 आ गया। अब इसका कितना होगा? 6, और इसका भी क्या होगा? +6, और 6 का ब्याज कितना होगा? 1 आ चुका है। अब इसको जोड़ें, 108 तो ये हो गई, प्लस 18 ये हो गए, प्लस एक ये, तो कितना हुआ? 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो गई। एक 127 का मान दे रखा है हमारे पास, 1270। ठीक है, तो एक का मान कितना आ गया? 10, यानी 216 का मान कितना होगा? तो मूलधन आ चुका है हमारे पास 2160। हमें चाहिए क्या? साधारण ब्याज की इसी दर पर इसी समान अवधि के लिए। यदि साधारण ब्याज पर हम इस पर गौर करें तो देखो, ये साधारण ब्याज ही होगा ना पहले वर्ष का, उसी सेम वर्ष का लिए ये होगा, यानी 36 हो रहा है। तो एक का मान कितना रहता है? 10, तो ये कितना होगा? 108, और एक का मान हमारे पास 10 है, तो 108 का मान कितना होगा? एक का मान 10 है, यहाँ पर एक का मान हमारे पास 10 आ चुका, तो 108 का मान कितना होगा? यानी 1080 हमारे पास साधारण ब्याज होगा। क्यों? एक साल का ब्याज हमेशा, साधारण ब्याज हर साल का समान होता है, और चक्रवृद्धि आदि क्या है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो हमने क्या किया? इसका 36, ये भी 36 ही होगा अगले साल, तो एक का मान हमारे पास 10 हो गया। इनको जोड़ें तो कितना होगा? 108। इनको इनको जोड़ना है, 108 हो गया। तो एक का मान 10 है, तो 108 का मान कितना होगा? 1080। तो ऑप्शन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चाय विक्रेता 15 किलो दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति केजी और 25 किलो असम चाय 240 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदी। उसने इन्हें आपस में मिला दिया। बाजार दरों से थोड़ी गिरावट के कारण उसे पूरे मिश्रण को 260 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचना पड़ा। तो कुल लाभ या कुल हानि की गणना कीजिए। 15 किलो दार्जिलिंग चाय 300 रुपये प्रति किलो, हमने मान ली कि उसने एक ही किलो खरीदी, तो कितना होगा? 300। 1 किलो खरीदी 300 रुपये की, उसने 25 किलो खरीदी, 240 प्रति किला के हिसाब से 25 किलो लेना। हमने मान लिया कि उसने एक ही किलो खरीदी है, कितने? 240 की। ठीक है, तो कितना हुआ? 2 किलो हो गई, कितने रुपए से हो गई? 0, और यहाँ पर कितनी हुई? 5, यानी 540 रुपये में 2 किलो 540 की खरीद ली, और उसने कितने किया? 1 किलो 260 रुपये में बेच रहा था, तो 2 किलो कितने में बेचेगा? 520 में। देखो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? 20 का। एक 2 किलो पर उसको 20 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ पर कितने किलो हो गई? 15 हो तो ये किलो, तो 20 किलो 25, ये 15 और 25 यानी 40, 40 ही हो रही है ना। यानी 2 किलो पर उसको 20 रुपए की, और तो 1 किलो पर कितनी होगी? 10 रुपए की, तो हो गई इंटू 100, यानी उसको 100 रुपए का लॉस होगा। तो ऑप्शन ए, उसको लॉस ही हो रहा है, तो ऑप्शन में देखो इसमें लॉस किसी में भी नहीं दे रखा, तो ऑप्शन ए वैसे ही टिक लगा सकते हैं और ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंटी डीलर ने 3 वस्तुएं ए, बी और सी बेची, जिनके क्रय मूल्य 4:5:6 के अनुपात में थे। उसे वस्तु एक पर 10% की हानि हुई, वस्तु बी पर 50% का लाभ, और सी पर न तो लाभ न हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसका अनुमानित प्रतिशत लाभ या हानि, तो क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस है, जो उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना है? 4:5:6। देखो ये 1/10, यानी 9 की 10 की वस्तु को 9 में बेचा, यहाँ पर 2 की वस्तु को 3 में बेचा, यानी 9 से लगभग देखो 9 आ रहा है, यानी हम क्या करते हैं? इसको 9 से इंटू कर देते हैं, तो हम सेलिंग प्राइस मान लिया 36, 45, और यहाँ पर
54, ये तो मान लिया। यानी 10% की हानि हुई, 9 का मान दे रखा है 36, तो 10 का मान कितना होगा 40, यानी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 40। और इससे इस देखो बी पर कितना 50% का लाभ, यानी 50% को 1/2 लिख सकते हैं, 2 पर 1 का लाभ, यानी 2 की वस्तु को 3 में बेचा। 3 का मान 45 है, तो 1 का मान 15, 15 दूना 30, यानी 30 में। और सी को तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 44, 54 में होगा। अब इनको जोड़े तो 6 और 4 10 और 15, और कितना होगा 5 4 9 और 1 हासिल 10, 10 और 3 13, यानी 135। और कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उसको, यहाँ पर होगा 4, ये 4 3 7 और 5 12, यानी 124, यानी 124 में खरीदा और उसको 135 में बेचा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हुआ 11 का, 11 का, यानी 124 इंटू 100। अब इसमें भाग दे तो कितनी बार जाएगा, हम क्या करते हैं 4 से इसको काट देते हैं, ये कितनी बार 25 बार, ये कितनी बार, ये 12 और 31, यानी कितना होगा, ये 11 को 25 से इंटू करें तो कितना होगा 275 बटे 31, 31 और भाग 27 में कितनी बार जाएगा 8, यानी 8.88, यानी 8.88 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाला जाता है, उसके स्थान पर 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है मिश्रण में दूध और पानी, कितना देर का 75, यानी 3:2 में। ठीक है, यदि हम 15 लीटर मिश्रण को भी निकाल लेते हैं, तो दूध का और पानी का अनुपात तो वही होगा, कि हमने मिश्रण में से निकाला है। तो पहले तब 75, अब कितना बच रहा है, अब कितना बच रहा है 15 निकाल लिया, तो अब कितना बच रहा है 60, यानी उसका अनुपात चेंज नहीं होगा। आप पूरे दूध में से कितना ही दूध और पानी मिश्रण को ही निकालेंगे, तो उसमें दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं होगा। तो अब कितना बच रहा है 60, और उसी अनुपात में रहेगा 3:2, यानी 5 का मान दे रखा है हमें, 5 का मान 60। अब एक का मान कितना होगा 12, यानी एक का मान हो गया हमारा 12। तो यहाँ पर लिखें बार दिया 36 और बार दूना 24, ये हो गया। ये क्या कर रहा है 10 लीटर शुद्ध दूध, इसमें दूध कितना 10, तो ये कितना होगा 46, और यहाँ पर होगा 24, तो इसको काटे तो 23:12, यानी 23:12, तो ऑप्शन बी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थोक विक्रेता कारखाने की मूल लागत 80 रुपए है, 50% अधिक मूल्य अंकित करने करके सीलिंग फैन खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापारिक छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट देता है। यदि ग्राहक अंततः 18,144 का भुगतान करता है, तो कारखाने से सीलिंग फैन की लागत सी, मान लो ये सी था, इसकी सी था पहले, ठीक है। उसने क्या किया 50% बढ़ा दिया अंकित मूल्य, तो 2 से कितना किया इसको 1/2, यानी 3/2, यानी इसको कर दिया 3/2। 2 का पहले 2 थी, अब कर दिया 3। इसके करने के बाद सीलिंग फैन खरीदता है, अंकित मूल्य करके सीलिंग फैन खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20, यहाँ पर 20% की छूट, यानी 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट दे दी है, तो कितने में बेचा उसको 4/5 से। खुदरा विक्रेता अपनी लागत का 40% अधिक अंकित करता है। अब ये इसमें खरीदा उसने, उसका 40% अधिक, यानी ये कितना होगा, ये वो कितना होगा 2/5, यानी 5 पर 2 एक्स्ट्रा कर दिया था, यानी 7/5 इंटू अधिक मूल्य अंकित करता है। तो और मुद्रित मूल्य पर ग्राहकों को 10% की फ्लैट छूट देता है, तो 10% की फ्लैट छूट देता है। 7/5 इंटू, अब क्या दे रखा है मुद्रित मूल्य पर ग्राहक को 10% की फ्लैट छूट देता है, तो 10% की छूट यानी 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है उसको 9/10। आ गया यहाँ तक समझ में पहले, है ना। और उसका मान दे रखा है कि छूट अंततः ग्राहक को कितने में मिला 18,144 रुपए में। ठीक है, अब वापस देख लेते हैं एक बार, वापस बताता हूँ आपको।
एक विक्रेता कारखाने की, इसको हटा देते हैं। देखो, एक थोक विक्रेता कारखाने की मूल लागत सी पर 50% अधिक मूल्य अंकित करके सीलिंग फैन खरीदता है। तो कितना? 50% अधिक, यानी 50% को 1/2, 1/10, 2 से 3 हो गया, करके सीलिंग फैन खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट, यानी 20% को 1/5, एक पर की छूट दिया तो कितने में? 4/5। अपनी लागत मूल्य कितना? 40% अधिक, कितना करेगा? 40, यानी तो क्या लिख सकते हैं? 40/100। तो क्या लिख सकते हैं? 2/5, यानी 5 से 7, 7/5। यदि ग्राहक अंततः 18,144, यानी 10% की फ्लैट छूट देता है, 9/10 का मान कितना दे रखा है? 18,144। ठीक है, इसको क्या करते हैं? हम काटते हैं। तो ये 2 से कितनी बार? 2 बार। और ये 7 से कितनी बार जाएगा? कितनी? 2, 7 दूनी 14, 4 बचे। फिर कितनी बार? 5 बार, 35। फिर कितने बच रहे हैं? 6। तो कितनी बार? 9। फिर कितना बचे? 1। तो कितनी बार? 2 बार, यानी 25 हो गया। अब क्या करते हैं? हम 9 से काटते हैं उसको। 9 से काटे तो 9 से 2 बार 18। अब कितना बचा? 5 और 2 7, यानी 9 अंटे 72। अब कितना बच रहा है? 72 में से 9 तो 7। अब कितनी बार? 288 आ चुका है। अब क्या करते हैं? 3 × 6, यानी 6 से काटे तो 6 चौका 24। कितना बच रहा है? 2, 4। कितनी बार? 8, यानी 48 होगा। तो सी बराबर क्या होगा? ये 5 पर चला गया, ये 5 भी ऊपर, इंटू 48 इंटू 10। तो हम क्या करते हैं? 25 से 8 को इससे इंटू करें तो 200, तो 20। तो 25 चौक 100 और 100 20, 120। और ये कितना? ये हो गया 12,000 आ चुका है। सी का मान कितना हो गया हमारे पास? 12,000। तो ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक को निर्देशित स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। एक दो निर्देशित स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उनकी सहायता करता है तो वे केवल 4 दिनों में काम समाप्त करने में सफल होते हैं। सी को अकेला कितने दिनों में? ए कितने दिनों में? 16। बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12। और सी उनकी सहायता करता है, यानी तीनों मिलकर करते हैं, ए बी और सी। हम क्या करते हैं? पूरा काम टोटल कार्य मान लेते हैं 48, इनका एलसीएम 48 हो गया, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 48। हम क्या करते हैं? ये 3 बार, ये कितनी बार? 4 बार। ठीक है, तो ये कितने दिनों में? तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। तो कितना? 48। तो ये कितनी बार कटा? 12वां बार। और इस ए और बी का मान कितना दे रखा है? 7। तो 7 + 6 = 12। तो सी का मान कितना आ चुका है हमारे पास? 5। ठीक है, क्या हमें क्या पूछ रहे हैं? सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो सी कितने समय में करेगा? 48 तो है टोटल वर्क। टोटल कार्य कितना है? 48। 48/5। तो 48 में 5 का भाग दे तो कितनी बार? 9। तो 3/5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल की 3 किस्मों की कीमत 40, 50 और तीसरी कीमत अज्ञात कीमत है, वो 2, 3, 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को लागत मूल्य पर 10% लाभ पर बेचते हुए 55 केजी पर बेचा जाता है, तो प्रति किग्रा चावल की तीसरी किस्म की कीमत क्या है? तो क्या है? एक तो 40, एक है 50, और मान लेते हैं तीसरी है x। इसको किस में बचा? 2:3:5, यानी दोनों को मिलाते हैं तो तीसरी कीमत के बराबर। ठीक है, और 55 में बिके, 10% लाभ के 55 पे बेचा तो 10% लाभ है, यानी 1/10, यानी 10 की वस्तु को 11 में, 11 का मान दे रखा है 55, तो 10 का मान यानी 50, यानी उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उनको मिलाने के बाद? 50 रुपए। तो ये आ गया 50 समझ में कैसे है? 1/10 से 10 से 11 हो गया, 11 का मान दे रखा है 55, तो 50, यानी उसको मिलाया तो उसके बराबर हो रहा है 50। तो हम क्या करते हैं? 40 इंटू इसमें 2 में प्लस
होगा। तो हम यह इतना तो पता होगा है आपको। तो इसको 40 इंटू 2 और ये 50 इंटू 3 और ये मान लो x है, तो प्लस x इंटू 5। तो 50 रुपये प्रति केजी बेचा तो कितना केजी हुआ, 5 और 10 यानी 500। 10 केजी वाले इंटू 10 करेंगे तो 500। ये कितना होगा 80, ये प्लस 150 प्लस x इंटू 5 बराबर 500। ठीक है, ये कितना होगा 15 और 8 कितना होगा, तो 230। तो 230 कम, इसको माइनस करिए 500 में से तो कितना होगा 270। ये 5 से काटें तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कितनी बार, 6 बार। ये कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना बचा यहाँ पर 4 यानी ऑफ 54, यानी 54 रुपये होंगे सी का एक्स का मान। कीमत अज्ञात कीमत कितनी होगी 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को केवल 1 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितनी होगी। 5 घंटे में कितना, घंटे में किस स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस याद कर लेते हैं कितना होगा। चाल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 240 इंटू 5, ये डिस्टेंस होगी। इसको हमें कितने घंटे में करना है, 1 घंटे में, तो बटे 1। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है। हम क्या करते हैं, अब इस दूरी को 1 घंटे में करना है, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस 240 इंटू 5/1। तो कितना होगा 0 0, 520 यानी 0 या 2, 5 10 से 2 12 यानी 1200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगा। तो वो इस दूरी को 1 घंटे में कर लेगा, यानी 1200 किलोमीटर प्रति आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, बी उसी को 3 दिनों में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिनों तक काम किया, बी ने केवल 2 दिन के लिए ए के साथ काम में शामिल हुआ। ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने भाग में, तो ए कितने दिनों में, 8 दिनों में बना सकता है, और बी उसी को कितने दिन में तोड़ सकता है, यानी माइनस करेंगे बी का, यानी 3 दिनों में -3। ए ने 4 दिनों तक काम किया, फिर बी केवल 2 दिन के लिए ए के साथ काम में शामिल हुआ। तो मान लेते हैं पूरा टोटल काम होगा 24। तो ए का कितना होगा 3, ये कितना होगा 8 यानी -8। ए बी ने 4 दिनों के लिए काम किया और फिर इन 4 दिन के लिए 3 यानी 12 काम किया। 4 दिनों के लिए तो एक दिन में 3 कर सकता है, तो 4 दिनों में 12। फिर क्या करते हैं 2 दिन के लिए ए और बी दोनों, तो दोनों करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ए माइनस बी -5। 2 दिन के लिए कितना होगा -10 यानी आ चुका है। फिर क्या हुआ, अकेले दीवार शेष भाग, शेष कितना बचा, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही काम हुआ है और टोटल काम था कितना, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क तो कितना हुआ 24 -2 कितना हुआ 22। तो शेष कार्य को एक को काम करना है, एक का मान कितना दे देगा 3 यानी 22/3। ये कितना होगा 7 या 21 वही 1/3 यानी 7 डेज काम करना होगा, 7 से 1/3। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति शहर ए से बी की यात्रा करता है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है, वह 1 घंटे पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की गति से जाता तो वह 1 घंटा देर से पहुंचता। तो ए और बी की, तो ये होता है डी बराबर क्या देखा है, S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टी। ये हमने पहले भी एक में बताया था। ये सूत्र की यदि हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो ये सूत्र होगा डिस्टेंस का। यदि हमें टोटल टाइम दे रखा है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा और यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा। तो डी बराबर S1 का मान 50, S2 का मान 30 और S1 इंटू 20 यहाँ पर घटाया, और कितना देखा 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, तो कितना हुआ 2 घंटे। डिफरेंस 2 घंटा हुआ है ना, ये तो घंटा पहले जा रहा है 1 घंटा बाद में, तो कितना हुआ 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, 0 से ये 0। तो कितना होगा डी बराबर 150। 150 यानी ऑप्शन ए, यानी 150 यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंगूठी के आकार की धातु की सीट की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, पूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रिंग है।
तो पहले रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए कोई रिंग है तो ये तो ऐसे होगी और ये इसकी तो होगी बार की कितना होगा 6, बार वाली कितना होगा 10। तो हम क्या करते हैं पहले टोटल कितना होगा पाई। इसका सूत्र होता है रिंग का सूत्र होता है पाई एक बड़ी वाली आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो कितना होगा 100 माइनस 36 तो कितना होगा 64, यानी 64 पाई आ चुका है। और वर्त का तो पूर्ण वर्त का कितना होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान कौन सा लेंगे बड़े वाला, तो पाई इंटू 100 यानी 100 पाई। और यहाँ पर कितना देर का है, तो रिंग अंगूठी का कितना प्रतिशत है, तो 64% होगा क्यों ये 100% है। एंड पाई को भूल जाओ आप, तो पाई को ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो मान लो 100 है। 100 का कितना ये 64 और अंदर वाला 36%, तो ये कितना हुआ 64% यानी ऑप्शन सी। ठीक है समझ में आ गया। ये मान लो टोटल वर्थ है 100, तो में से रिंग आ गई हमारे पास 64%, तो 100 का 64 कितना होगा 64% ही होगा, तो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार तालाब 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। कुल क्षेत्रफल तालाब प्लस पथ का दे रखा है 216 मीटर स्क्वायर, और तालाब का क्षेत्रफल दे रखा है, तो तालाब की त्रिज्या पाई का मान 3.14 ले। तो हम क्या कुल क्षेत्रफल दे रखा है 216 और तालाब का दे रखा है और 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। हम क्या करते हैं कुल क्षेत्रफल दे रखा है तालाब प्लस पथ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पथ का दे रखा है, तो ये भी ले लो। हो गया, हो गया समझ में। ऐसे थोड़ी होगा, ये तो गलत है। तो हम क्या करते हैं पहले तालाब का दे रखा है पाई कैपिटल आर स्क्वायर का मान दे रखा है हमें 452 वार्ताकार तालाब 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, यानी ये तालाब है और इसके बाहर है। यदि हमें तालाब का ही दे रखा है तो हमें उससे बाहर वाले से मतलब क्या है इन 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 452.16 बटे 3.14, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका भाग दे तो कितनी बार जाएगा एक बार। एक बार ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो ये इसको भी 300 ये, तो अब फिर कितनी बार जाएगा 4, फिर 4। आर बराबर कितना होगा अंडरूट, यहाँ पर कितना होगा अंडरूट 144। आर का मान कितना होगा हमारे पास 12, यानी उसका तालाब की त्रिज्या होगी 12 मीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्ताकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:2। दो वर्ताकार फूलों की क्यारियों की परिधि यानी 2 पाई आर का आर 2 पाई आर का दीर्घ यानी आर का यानी त्रिज्या, इसको परिधि का अनुपात दिया त्रिज्या का अनुपात दोनों मान सकते हैं। यदि छोटी क्यारी की त्रिज्या 9 है तो बड़ी क्यारी की त्रिज्या, तो इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और ये भी 2 पाई आर। ये R1 मान लो, इसको R2 कैंसिल, थी R1 R2 का ही अनुपात दे रखा है। यदि 3:5 और 3 का मान दे रखा है हमें 9, यानी कितनी इंटू 3, इसी 3 को इसी इंटू कराए तो 15 मीटर। कितना होगा 15 मीटर, ऑप्शन ए। आ गया यहाँ तक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ढाल -1 है, 0 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। ढाल दे रखा है y बराबर क्या होगा, y बराबर mx प्लस क्या दे रखा है c। तो y का मान 0, यहाँ पर x y का मान कितना है 3 बराबर m का मान -1 और x का मान 0 इंटू 0 प्लस c, यानी c का मान कितना आ गया हमारे पास 3। तो c बराबर 3 है, तो अब अभी क्या करते हैं रेखा गुजरने वाला समीकरण, तो y बराबर क्या होती है mx प्लस c। तो y m का मान कितना दे रखा है -1 इंटू एक्स प्लस सी का मान आ गया 3। तो क्या होगा y बराबर -x+3। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ए। भैया समझ में, पहले हमने सी का मान निकाला, सी का मान यहाँ रख दिया और ये वापस वो आ चुका है ये।
ऑप्शन ए। तो चलो ये हम लास्ट क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान 5 है, तो एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसको ये 23 होगा यदि आपको आता है। तो यदि इसको बताएं कैसे होगा, एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना देगा 5। अब इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ए इंटू बी होगा, तो ये कट कट जाएगा, 2 होगा और यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो यह होगा 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 23, यानी ऑप्शन डी। यदि यहाँ पर माइनस दे रखा होता तो क्या करते, इसमें दो जोड़ देते, क्यों यहाँ पर माइनस आता तो यहाँ पर जाता तो जुड़ जाता, तो यहाँ पर क्या होता 27। चलो, थैंक यू फॉर सपोर्ट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये पीडीएफ स्टैटिक स्टडी सेंटर टेलीग्राम पर चैनल पर जो है आप ये स्कैनर स्कैन कर सकते हो और आप सीधे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।